हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। अब बारी फाइनल रिवीजन की। इसके अंदर 10 मिनट रिवीजन में हम चैप्टर लेकर आए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, चैप्टर 12। ओके, हम डिस्कस करेंगे इसके सभी बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एक सर्कल से। सर्कल के अंदर पहले हम ये जान लेते हैं कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर वो होता है रेडियस का डबल। यानी कि अगर हमें रेडियस फाइंड करनी है तो डायमीटर का हाफ करेंगे, अगर डायमीटर फाइंड करना है तो डबल करेंगे हम रेडियस का। ओके, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, वेयर पाई की वैल्यू या तो हम 3.14 लेते हैं या फिर हम लेते हैं 22/7। और मोस्टली केसेस में जब रेडियस ऐसा दिया हो कि जो 7 से कट होता है तो हम 22/7 ही लेंगे। 7 का कोई मल्टीपल अगर दिया हो तो कोशिश करना कि 22/7, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर हम इसके सरकमफेरेंस की बात करें, सरकमफेरेंस या हम इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो वो होता है 2πr के इक्वल। 2πr इसका पेरीमीटर होता है। इसके अलावा सर्कल से रिलेटेड हमें क्या चीज जाननी है? हमें ये चीज जाननी है कि ये एक रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर कर सकता है, वो है इसका सरकमफेरेंस के इक्वल। अगर ये एक चक्कर काटेगा तो 2πr डिस्टेंस कवर होगा। अब यहां से कई बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ अगर एक व्हील को लेट 11 किलोमीटर मूव करना है, या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से रिलेटेड डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्टेंस अपॉन 2πr, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद दो चीजें और, दो रिजल्ट और जहां से सीबीएसई बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो क्या है कि अगर आपको एक सर्कल दिया हुआ है और एक और सर्कल दे दिया, अब इन दोनों की सरकमफेरेंस, लेट इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन दोनों की सरकमफेरेंस का सम एक बड़े सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल है। इसके सरकमफेरेंस के इक्वल है जिसकी रेडियस में r मान लेता हूं। तो इस केस में देखो, इसके सरकमफेरेंस और इसके सरकमफेरेंस को ऐड करके आता है इसका सरकमफेरेंस। तो ऐसे केस में ये जो बड़े सर्कल की रेडियस होगी वो छोटे सर्कल की रेडियस प्लस इस इन दोनों सर्कल के रेडियस का सम के इक्वल होगी। बिल्कुल सेम रिलेशन डायमीटर में भी बनता है कि बड़े वाले सर्कल का ये वाला जो डायमीटर है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के डायमीटर्स के सम के, इन दोनों के डायमीटर्स के सम के इक्वल होगा। ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। अच्छा, अब इसके बाद यहीं से एक और क्वेश्चन भी बनता है जो कि मैं आपको साथ ही बताने वाला हूं। ये तो हुआ कि अगर सरकमफेरेंस वाला रिलेशन आता है तब, ये सरकमफेरेंस वाला। अगर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसके एरिया को और इसके एरिया को ऐड किया गया तो एक ऐसा सर्कल बनता है जिसका एरिया इन दोनों के सम के इक्वल है, एरियाज के सम के इक्वल इस नए वाले सर्कल का एरिया दिया हुआ है। ऐसे केस में हमें ये याद रखना होगा कि आर स्क्वायर इक्वल होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर के। डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप ये रिजल्ट। इसी तरीके से डी में भी, डायमीटर में भी सेम रिलेशन होता है कि डायमीटर का स्क्वायर इक्वल होगा डायमीटर 1 का स्क्वायर प्लस डायमीटर 2 का स्क्वायर। ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। इसके बाद सर्कल के अंदर आपको रिलेशन ये भी याद रखना है कि अगर किसी एक सर्कल की रेडियस लेट पहले r है और उस सर्कल की रेडियस को लेट किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि इसका k टाइम्स कर दिया जाए, किसी भी सर्कल की रेडियस को k टाइम्स कर दिया जाए। मैं बोलता हूं जैसे डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, 8 टाइम्स कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, डायमीटर भी उतना ही टाइम्स हो जाएगा। लेट इसकी नई रेडियस r1 है। अब r1 हम जानते हैं k टाइम्स है पुराने वाली रेडियस का, तो डायमीटर d1 भी यही होगा। इसका डायमीटर मैं d मान लेता हूं, इसका डायमीटर d और इसका डायमीटर लेट d1। तो d डायमीटर्स में भी सेम रिलेशन होगा, k इंटू डी के इक्वल हो जाएगा डायमीटर का k टाइम्स। और सरकमफेरेंस में भी सेम रिलेशन होगा, इसका सरकमफेरेंस c1 मान लिया, इसका सरकमफेरेंस स्मॉल c मान लिया। सरकमफेरेंस C1 भी k टाइम्स हो जाएगा स्मॉल वाले सरकमफेरेंस के।
स्मॉल वाले सरकमफेरेंस के। अब बात करते हैं हम जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, आपको दे दिया जाएगा कि रेडियस हो गई 4 टाइम्स, बताओ एरिया कितने टाइम्स हुआ। एरिया उसका स्क्वायर हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि मैं ये बात करूं कि लेट इसको A1 इसका एरिया मान लिया और इसका एरिया मैंने A मान लिया, तो A1 इक्वल हो जाएगा के स्क्वायर इंटू ए। यानी कि अगर रेडियस डबल हुई है तो एरिया 4 टाइम्स, रेडियस 3 टाइम्स हो गई तो एरिया 9 टाइम्स, रेडियस हाफ हो गई तो एरिया 1/4 हो जाएगा। जस्ट स्क्वायर करना है आपको, ये रिलेशन आपको अच्छे से समझना होगा, ये रिलेशन अच्छे से समझना होगा, यहां से भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। अब हम आते हैं जो इसके अंदर है सेक्टर और सेगमेंट का एरियाज और उनके पेरीमीटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर दो रेडियस किसी भी एक सर्कल को पार्ट में डिवाइड करती है तो ये दोनों सेक्टर्स कहलाते हैं। जो छोटे वाला है वो माइनर सेक्टर, जो बड़ा है वो मेजर सेक्टर। ओके, छोटे वाले सेक्टर का अब मान लो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो किस तरीके से करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या इसका मुझे लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। मैं सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहा हूं, पेरीमीटर, पूरे पेरीमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, तो वो होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये एरिया है, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये मैं कह सकता हूं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है ये। ओके, इसके बाद अगर कोई हमें सेक्टर दिया गया है और उसका पूरा पेरीमीटर मुझे फाइंड करना है, एरिया का तो सेम फॉर्मूला रहता है, लेकिन अगर पेरीमीटर मुझे फाइंड करना है तो क्या होगा, मुझे लेंथ ऑफ आर्क लेनी पड़ेगी, दैट इज थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, और प्लस ये वाला बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री, क्योंकि पेरीमीटर में कंप्लीट बाउंड्री आती है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो 2r मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा हो गया सेक्टर का, जिसके अंदर हमने एरिया और पेरीमीटर सारे डिस्कस किए। अब साथ ही साथ हम कर लेते हैं क्वाड्रेंट को डिस्कस, क्योंकि क्वाड्रेंट है तो एक सेक्टर, और सेक्टर के सारे फॉर्मूलाज उसमें उसमें लगते हैं, ये वाले सारे। लेकिन क्वाड्रेंट हम अलग से इसलिए पूछ रहे हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्यों ना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया जाए। तो देखो क्या होता है, पूरे सर्कल के एरिया का 1/4, देखो पूरा ये क्वाड्रेंट होता क्या है, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। तो एरिया इसका क्या होगा, पूरे सर्कल का 1/4। ओके, अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क की बात करूं, एक क्वाड्रेंट के लेंथ ऑफ आर्क की, सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहा हूं मैं, तो वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर पूरा पेरीमीटर होता है, बाय में 4 कर दिया, यानी कि पाई आर बाई 2 लेंथ ऑफ आर्क हो गई किसकी, क्वाड्रेंट की। लेकिन ये कंप्लीट पेरीमीटर नहीं है। पेरीमीटर अगर हमें चाहिए, अगर हमें पेरीमीटर कंप्लीट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क में रेडियस आर प्लस रेडियस आर, यानी कि ये 2r भी ऐड करना पड़ेगा, ये बन जाएगा इसका पेरीमीटर। ओके, ये तो था सेक्टर के बारे में। सेक्टर में एक और क्वेश्चन है जो कि काफी बार पूछा जाता है क्लॉक से रिलेटेड, कि एक मिनट वाली सुई है, जो कि बताओ 10 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, या कितना मूव कर जाएगी ये 10 मिनट्स के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या आप याद रख सकते हैं कि जो मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट हैंड जिसको हम बोलते हैं, मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री एंगल कवर करती है। तो जैसे आपसे 30 मिनट के अंदर पूछ लिया, तो आप समझ जाएंगे कि 180 डिग्री हो गया, क्योंकि 30 इंटू 6 180 डिग्री। तो आप सेक्टर का सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब जो आर वाली सुई होती है, आर हैंड जिसको हम बोलते हैं, वो 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री मूव करती है। यानी कि अगर ये पूछ लिया जाए कि आधे घंटे के अंदर जो आर हैंड है, या शॉर्ट हैंड भी जिसको हम बोलते हैं, मिनट हैंड को लॉन्ग हैंड और इसको शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड कितना एरिया कवर करेगी, तो हम कैसे बताएंगे, देखो 30 मिनट है इंटू 1, ये करेंगे हम 1/2, तो ये बन जाएगा 15 डिग्री। तो भाई 15 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ये एंगल निकालने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। एंगल निकालने के लिए काफी हेल्पफुल होता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है मिनट हैंड, और आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करती है। ओके, ये कंप्लीट हो गया सेक्टर। अब हम आते हैं किसके ऊपर, सेगमेंट के ऊपर। अब हम सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। सेगमेंट क्या होता है, अगर कोई भी
कोड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो वो सेगमेंट है, जो बड़ा है वो मेजर सेगमेंट, जो छोटा है वो माइनर सेगमेंट। अब आपके सिलेबस में जो सेगमेंट का एरिया निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ माइनर नहीं, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ दो ही एंगल यहाँ पर आप ले पाएंगे, दो ही एंगल वाले आपके सिलेबस के अंदर है। पहला एंगल लेट थीटा मान लेता हूं, सेगमेंट की बात हो रही है, सेक्टर में कोई भी एंगल आ सकता है। सेगमेंट के अंदर एक तो एंगल 90 डिग्री होगा और दूसरा एंगल 60 डिग्री होगा। ये दोनों आपके सिलेबस में 120 डिग्री वाला सेगमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, अब ये कैसे निकालना होगा? देखो सिंपल सा प्रोसीजर है, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दो। जैसे मैं डिनोट कर लेता हूं, अगर ओ ए, लेट ये बी पॉइंट है और ये सी है, कंप्लीट सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी माइनस करेंगे हम एरिया किसका, ट्रेंगल का एरिया। ट्रेंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये सेगमेंट का एरिया मेरे पास बच जाएगा, सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, वो अलग अलग एंगल है तो अलग अलग एंगल पर डिपेंड करेगा। मैं अभी लिख देता हूं ट्रेंगल ए ओ सी, इसका एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, कैसे, दोनों केस देख लेते हैं। केस वन की जब थीटा 90 डिग्री है, तो देखो थीटा 90 डिग्री है तो सेक्टर का एरिया तो हमें पता है कि क्वाड्रेंट बन गया, क्वाड्रेंट बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर सकते हैं। ये सेक्टर का हो गया, माइनस ट्रायंगल का एरिया, जब एंगल ये 90 डिग्री होगा तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, यानी कि एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 सेक्टर माइनस ट्रेंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि दोनों रेडियस है तो आर स्क्वायर हो गया। ये आपको याद रखना है जब एंगल 90 डिग्री होगा। और सेकंड केस में ले लेता हूं, जब एंगल 60 डिग्री होगा, जब एंगल 60 डिग्री होगा तब एरिया क्या होगा सेगमेंट का। तब आप कैसे निकालेंगे, 60 डिग्री है तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो आपने लगा दिया सेक्टर का एरिया, माइनस करेंगे ट्रेंगल। अब ट्रेंगल के लिए देखो, जब भी ये एंगल 60 डिग्री होता है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाते हैं, यानी कि ये बन जाती है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हम जानते हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये इसका सेकंड पार्ट मैंने आपको बता दिया कि सेकंड केस इस तरीके से हम सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। अब लास्ट में जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं जो कि काफी हेल्पफुल रहती है, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। वो क्या है कि अगर किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर आपको एक किसी भी एक सर्कल के अंदर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, लेट इक्विलेटरल, जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल है। ओके, अब सर्कल की रेडियस आर है तो आपको ये याद रखना है कि अगर सर्कल की रेडियस आर है तो आपको ये याद रखना होगा कि ये जो साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ही बता रहा हूं मैं ओनली, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये साइड हो जाती है आर इंटू √3। लाइक ये साइड अगर 20 है तो ये रेडियस अगर 20 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हो जाएगी 20 √3। ये कई बार हेल्पफुल होता है अगर आपको एक सर्कल के अंदर उसकी रेडियस देके ये वाला एरिया पूछ लिया जाता है तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होता है, साइड नहीं दी जाएगी, साइड आपको खुद से पता होगी। आप √3/4 साइड स्क्वायर लगाकर माइनस करके आप बता सकते हैं कि बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट का एरिया कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सारी की सारी जो मेन कंसेप्ट और मेन जो फॉर्मूलाज थे वो सारे हमने इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट।